हेलो। आप सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल डॉक्टर कौशलेंद्र इंडियन हिस्ट्री में। आज की टॉपिक है टीपू सुल्तान। आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली और टीपू सुल्तान का उल्लेख मिलता है दक्षिण भारत में मैसूर राज्य के तहत। कुल 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए, जिसमें 2 का उल्लेख किया जा चुका है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन मद्रास संधि से होता है, जो कि अप्रैल 1769 में संपन्न हुआ, और दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन मंगलौर की संधि से होता है, जो मार्च 1784 में संपन्न हुआ। दूसरे मैसूर युद्ध में ही अपने पिता के मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान ने युद्ध की बागडोर संभाली थी 1782 में। तो आज के टॉपिक टीपू सुल्तान पर। टीपू सुल्तान का क्या वजूद था अपने राज्य के प्रति और अपने समाज के प्रति, किसानों के प्रति और व्यापारियों के प्रति, अपनी नौसेना के प्रति और अंग्रेजों के प्रति, इसका संक्षिप्त उल्लेख करने के लिए सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि टीपू सुल्तान राजा बना अपने पिता की मृत्यु के बाद 1782 में, जो 1799 तक रहा, अपने मृत्यु पर्यंत। टीपू सुल्तान राजनीतिक रूप से बहुत दूरदर्शी व्यक्ति था। वह शिक्षित भी था। उसे अरबी, फारसी, उर्दू के अलावा कन्नड़ भाषाओं का भी अच्छा ज्ञान था। उसने एक महत्वपूर्ण काम किया, जो उसके पिता शाही की उपाधि लिए थे, उनके स्थान पर उसने सुल्तान की उपाधि लिया। अतः 1787 आते आते टीपू सुल्तान ने मैसूर राज्य में अपने नाम के सिक्के भी जारी करवा दिए। उसके द्वारा जारी सिक्कों पर हम हिंदू देवी देवताओं के नाम भी पाते हैं, हिंदू संवत भी पाते हैं। टीपू ने अरबी भाषा में वर्ष और महीनों के नाम का भी प्रयोग किया है। पहला भारतीय ऐसा शासक था जिसने अपने प्रशासनिक कार्यों में पाश्चात्य प्रशासनिक योजनाओं को मिश्रित किया था, और तुर्की एवं फ्रांस में अपने राजदूत भेज करके उनका समर्थन भी पाने वाला मैसूर का सुल्तान टीपू सुल्तान था। टीपू सुल्तान फ्रांसीसी क्रांति से बहुत प्रभावित था। इसने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की भी स्थापना किया था और वह उसका सदस्य भी बना था। यहाँ तक कि टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में फ्रांस और मैसूर की मैत्री के प्रतीक स्वरूप स्वतंत्रता का वृक्ष भी रोपा था। यानी विदेशी क्रांतियों से टीपू सुल्तान बहुत प्रभावित था और उनमें बड़ा रुचि लेता था। नौसेना, जो जल सेना थी, उसके प्रति टीपू सुल्तान बेहद आधुनिक विचारों का था। वह अंग्रेजी सेना से मुकाबला करने के उद्देश्य से 1796 ईस्वी में एक नौसेना बोर्ड का गठन किया। इसके साथ ही मंगलौर, मूलीबाद, दाजिदाबाद जैसे महत्वपूर्ण स्थलों पर पोत निर्माण यानी कि डकयार्ड बनाने के वे कारखाने स्थापित किए। व्यापार के लिए भी टीपू सुल्तान कुछ अपने समय से आगे की सोचता था। टीपू आधुनिक उद्योग की स्थापना में बहुत रुचि लेता था। लिहाजा देशी और विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अपने गुमास्तों की नियुक्ति व्यापारिक केंद्रों में किया, और ये केंद्र महत्वपूर्ण थे मस्कट, ओरमुज, जद्दाह और अदन, जहाँ के उसने अपने गुमास्ता तैयार किए। किसानों के लिए जमींदारी व्यवस्था को समाप्त कर सीधे रैयतवाड़ी व्यवस्था को पसंद किया और इसे अपने राज्य में लागू किया। यानी ज़मीन के मालिक जमींदारों की जगह टीपू सुल्तान ने किसानों को बनाया। इसके साथ ही इनाम भूमि, यानी इनाम भूमि उसे कहा जाता था जिस पर टैक्स नहीं लिया जाता था, और पालीगढ़ के पैतृक अधिकार को भी उसने जब्त कर लिया।
साम्राज्यवादी लेखकों ने तो टीपू सुल्तान के अति उत्साह और अति कार्यक्षमता के चलते इसे सीधा साधा दैत्य की भी संज्ञा दे डाली। इस प्रकार हम देखते हैं कि टीपू सुल्तान अपने पिता हैदर अली के मृत्यु के बाद 1782 में राजगद्दी का पद भी लिया और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को जारी करते हुए 1784 में मंगलौर संधि संपन्न कराया। उसके बाद फ्रांस और तुर्की से संबंध भी बनाने में सफल रहा। मैत्री स्वरूप जैकोबिन क्लब की भी स्थापना किया। स्वतंत्रता के वृक्ष लगाए। किसानों को रैयतवाड़ी व्यवस्था की भी अपनी योजनाएं तैयार की और इनाम भूमि को जब्त किया। नौसेना बोर्ड की स्थापना की और पूरी कार्य क्षमता को उसने अपनी आत्मकथा में भी लिखा है, जिसका नाम है तारीख ए खुदा दादी। आज बस इतना ही। इसके आगे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध अगले खंड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।